राम राम भाई सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो 2023 वाली वैकेंसी है, इसके फुल सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। इसमें हमने पहले 4 वीडियो बना लिए हैं। आज 5वां वीडियो 5वें टॉपिक पे है, ग्राम पंचायत विकास योजना पर। ये चैप्टर जो है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें ये 5वां टॉपिक होने वाला है, ग्राम पंचायत विकास योजना। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद हम लगभग 200 क्वेश्चन का एमसीक्यू लाएंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के टॉपिक पर, जिससे आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 10 मार्क्स आपके आराम से बन सकते हैं अगर आपने एमसीक्यू वाली वीडियो देखी और उसे सॉल्व कर लिया हमारे आंसर बताने से पहले। तो हम टारगेट 85 प्लस लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको, जो पढ़ा रहे हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट है अभी तक यूट्यूब पे। इससे अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे रहा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, कमेंट करके आप पीडीएफ भी मांग सकते हैं इस वीडियोज का, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजना की, जिसमें 10 मार्क्स का चैप्टर है। पहला ये टॉपिक पंचायत स्तर पर जो टैक्स लगते हैं। दूसरा राज्य वित्त आयोग, जिसका अनुच्छेद 243 आई है। और उसके बाद केंद्रीय वित्त आयोग को देखना हमने, जो 280 आर्टिकल है संविधान का। उसके बाद हमने केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना देखा कल के वीडियो में, जिसमें केंद्र सरकार किस प्रकार से फंड देता है 15वां वित्त आयोग के तहत, उसको देखा। 14वां में कैसे दिया उसको देखा। 13वां 12वां 11वां हमने सबको देखा। आज का जो चैप्टर रहने वाला है हमारा, ग्राम पंचायत विकास योजना। जो विकास की योजनाएं गांव में होते हैं किस प्रकार से होते हैं, जो हम उनको डिटेल में बात करेंगे। और जो भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, उसको हम अपना कोशिश करेंगे कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमसे मिस ना हो, और अच्छे से पढ़ें, जिससे 1-2 नंबर वो बन जाए हमारे इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा आपको याद रखना 57,705 ग्राम पंचायतें हैं। कितने ग्राम पंचायतें हैं? 57,705। ये ग्राम पंचायतें हैं, गांव नहीं है। गांव इससे कहीं ज्यादा होगा। कई बार ग्राम पंचायतें एक से अधिक गांवों को मिलाकर बनाई जाती हैं। तो 57,705 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। अभी 826 जो है वो क्षेत्र पंचायत है, मतलब ब्लॉक जो हैं वो 826 हैं। और 75 जिले हैं, तो 75 जिला पंचायतें हैं। कितने जिला पंचायतें हैं? 75, जिनमें हर 5वें वर्ष पंचायत समान निर्वाचन के पश्चात नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन प्रस्तावित है। मतलब कार्यकाल जो होता है प्रधान का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का, 5-5 साल का है। उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं, जो नए लोग आते हैं, जो भी चुन के आते हैं, उनका चयन होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। हमने समझा मोटा मोटा मतलब ग्राम पंचायत क्या है, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख है, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। जो ग्राम पंचायत का विकास योजना है, इसको हम देखते हैं एक बार टॉपिक के जरिए, उसके बाद हम डिटेल में नीचे बात करेंगे। 73वें संविधान संशोधन के बाद से ज्यादा तो जो जिम्मेदारियां थी विकास करने की गांव क्षेत्र की, वो सबसे निचले स्तर को दिया गया, मतलब ग्राम पंचायतों को दिया गया। किसको दिया गया? ग्राम पंचायतों को दिया। सबसे ज्यादा फंड किसको दिया गया विकास करने के लिए? ग्राम पंचायतों को दिया गया। जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इसमें सबसे ज्यादा फंड भी ग्राम पंचायत को दिया गया, क्योंकि आप जमीन पर हैं, एकदम नीचे हैं। आप अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तो पूरे जिले का विकास होगा, फिर पूरे राज्य का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। ठीक है, ग्राम पंचायत का मुख्य काम है विकास करना, सबसे ज्यादा फंड उनको दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। मतलब जो 73वां संशोधन जो हुआ 1992 में, इससे इसके बाद जो फंड आया बढ़िया, 5वां राज्य वित्त आयोग से और 15वां जो अभी केंद्र वित्तीय आयोग से फंड आ रहे हैं, जो भी ये फंड आ रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में आने लगे ग्रामीण विकास के लिए। उसके पहले जो फंड आते थे वो नॉर्मल फंड थे, बस खड़ंजा नाली तक के फंड थे। अब जो है समग्र विकास के लिए फंड आने लगे हैं और सरकारें इस पे ध्यान देने लगी हैं। बात करते हैं संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 का जो है, उसमें बताया गया है
कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष एक विकास योजना तैयार करने का उसमें प्रावधान दिया गया, किसमें 15 क्रम में। 15 क्रम में कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत को हर साल एक विकास कार्य योजना बनाना है, उसी के तहत उसको काम करवाना है अपने गाँव। मतलब एक खाका तैयार कर देना है कि इस साल फला फला काम हमारे गांव में होना है, इससे जो है विकास नजर आएगा। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा थी कि हर साल एक विकास योजना तैयार की जाए ग्राम पंचायत द्वारा, जो हमें भेजा जाए या ब्लॉक में अपने दिया जाए, उसके हिसाब से वह फंड जो है कि वो अलॉट करे सरकार। ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना है, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास भी ग्राम पंचायत योजना का भाग होंगे। सामाजिक विकास भी करना है, आर्थिक भी और व्यक्तिगत भी। सामाजिक कैसे करेंगे? तो जो गांव में जो मतलब अच्छी व्यवस्थाएं देके, स्कूल की व्यवस्थाएं देके सामाजिक विकास करेंगे, मनरेगा में काम देके आर्थिक विकास करेंगे, और व्यक्तिगत विकास भी करेंगे। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो उनकी व्यक्तिगत विकास भी अच्छी तरीके से होगी। 5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों की अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य 15-15-70 के अनुपात में किया जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा फंड ग्राम पंचायत को 70%, 15% ब्लॉक प्रमुख को और 15% जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पे है। विकास सरकार विश्वास किस पे कर रही है? तो ग्राम पंचायत पे। ठीक है, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं। उनकी कम आबादी के लिए अगर वो विकास करेंगे तो विकास पूरे जिले में दिखा जाएगा। हमने पहला टॉपिक देखा ग्राम विकास योजना। उसके बाद हम देख रहे हैं योजना की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है, जिसको समझते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर वार्षिक कार्य योजनाएं बनाए जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था, एवं सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों से पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी। किंतु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पाता। सब जो भी विभाग गांव में काम करते थे वो अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग विकास करते थे। इससे क्या था कि जो बॉन्डिंग थी सारे विभागों की मिल नहीं पा रही थी, और जो उनका नीड था गांव का पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसमें आपसी समन्वय का अभाव था। पंचायत का समग्र विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था। इसके लिए योजना की आवश्यकता हुई। क्या योजना बनानी है, कैसे कार्य होना है, ये बहुत जरूरत था इसका। अतः ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी, जो कि सहभागी नियोजन एवं विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अभिसरण पर आधारित होगी। मतलब सब जो जितने भी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार के तंत्र जो हैं, उनको सहभागी नियोजन एक प्लान बनाया जाएगा सबको मिलाकर, जिससे पूरे समग्र गांव का विकास हो सके। उसके बाद देखते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। अभी देखा हमने योजना की आवश्यकता क्या थी। योजना की आवश्यकता इसलिए थी कि कई विभाग काम करते थे, जैसे आंगनवाड़ी अलग काम करता है, स्कूल अलग काम करता है, प्राइमरी मिड डे मील अलग काम करता है, मनरेगा अलग काम करता है। तो इससे जो है कि जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही गाँव की। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना चले जा रहे हैं, अलग अलग जितने भी विभाग काम कर रहे हैं। जब एक साथ कोई भी ग्राम पंचायत एक वार्षिक प्लान बना देगा, इस अकॉर्डिंग काम होगा, तो प्रधान को भी पता होगा और सरकार को भी पता होगा कि ये नीड है इस गांव की, इसको पूरा करना हमारा उद्देश्य है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है योजना का उद्देश्य क्या है। ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास। क्या है उद्देश्य है? ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास भी सम्मिलित है। मतलब पूर्ण रूप से विकास करना है, समग्र विकास करना है ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का। निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ये उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकरण करना। क्या आवश्यकता है
उसको चिन्हीकरण करना है और उसको वरीयता देनी है कि सबसे पहले ये काम कराया जाए अगर ये बहुत जरूरी है तो। जैसे स्वच्छ पानी बहुत जरूरी काम है, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो इसको पहले कराया जाना चाहिए। सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना। सहयोगी नियोजन मतलब सारे जो विभाग काम करते हैं उनको एक तरह से प्लान बनाना, और जो भी संसाधन है उसका उपयोग करके बेटर रिजल्ट देना। ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा निर्धनों की आजीविका, जो निर्धन है उनके लिए आजीविका कैसे दी जाए, काम कैसे दिया जाए, निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है। जो लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, निर्धन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर पिछड़े रह गए हैं, तो उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका कल्याण करना, जो भी कल्याणकारी काम हो सकता है, प्रधान अगर उसका योजना तैयार करता है तो जो भी सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उसको प्राथमिकता देगी और सबसे पहले उसे पूरा करेगी। इस प्रकार से समग्र गांव का विकास हो पाएगा। अब देखते हैं योजना के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या हैं। हमने देखा ग्राम विकास योजना क्या है, उसके बाद देखना योजना की आवश्यकता क्या है, फिर योजना के उद्देश्य को देखा। अब हम देखेंगे योजना के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण किया गया है। मतलब जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास हुआ, पहला चैप्टर हमारा इसी पे था, उसको जाके आप देख सकते हैं, सबसे पहले वीडियो है प्लेलिस्ट में। तो जो उन्होंने पंचायती अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को ये उत्तरदायित्व दिए हैं, कार्य दिए हैं कि आपको ये जो है ये आधारभूत है, महत्वपूर्ण घटक है, ये हर गांव में होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। और अगर आप देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी का काम क्या है, ग्राम का विकास करना, मेन काम सरकार के द्वारा इनको इसीलिए अपॉइंट किया गया है। तो अगर आप अपने आप को गाँव से रिलेट कर पा रहे हैं, किसी भी गाँव के आप हों, तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो आप समझ पाएंगे गांव में क्या कमी है, गांव में क्या हो सकता है और जोड़ने की क्या ज़रूरत है, इसको आप समझ पाएंगे। तो देखिए जो अब लिस्ट बताई जा रही है, इसमें अगर किसी गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप समझिएगा कि आपका गांव पिछड़ा है, और कमेंट करके बताइएगा किसके गांव में क्या नहीं है। उस पर फिर आप फोकस करिएगा, जब ग्राम पंचायत अधिकारी बनिए, जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं, ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रख रखाव सबसे बड़ा व्यवस्था चाहिए। जो पीने का पानी या स्वच्छ पानी है ये बहुत जरूरी है हर गांव के लिए। ये अगर इसकी कोई भी योजना चल रही है, जैसे इसमें गांव में चल रहा है हर घर नल वाला योजना, अमृत योजना जो है, तो पानी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए हर गांव में। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, गरीबी को कैसे दूर किया जाए। जो राशन के दुकानों से 3 रुपए किलो चावल, 4 रुपए किलो गेहूँ मिलता है, तो ये कब तक मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा कि उनकी गरीबी दूर की जाए, और क्या उन्हें आजीविका चलाने के लिए क्या व्यवस्था सरकार दे रही है, इस सब पर ध्यान देना है। जो मध्याह्न भोजन है जो स्कूलों में मिलता है, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील, ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रख रखाव। जो आपके गांव में बाजार हैं किसानों के, मतलब जहाँ खाद मिलते हैं, बीज मिलते हैं, या पशु हाट है जहाँ पशुओं की बिक्री होती है, खरीद होती है, उनका अगर आपके गांव में है तो उसका परिचालन चलाने के लिए रख रखाव की जिम्मेदारी पंचायत की है। किसकी जिम्मेदारी है, पंचायत की। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, गांव आपका एकदम रोड जो है एकदम साफ होना चाहिए, जहाँ भी नाली ऊपर खुली हुई है उसको बंद कराएं, मच्छर ना पनपे। सबसे बड़ा काम ग्रामीण स्वच्छता है, स्वच्छ पानी और स्वच्छता। स्वच्छता अगर आपके गांव में रहेगी तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। श्रेणी द के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण, जो भी श्रेणी द के पशु चिकित्सालय अगर आपके गांव में है या आपके किसी एरिया में है, एक नया पंचायत में अगर एक है, तो उसका पर्यवेक्षण और अनुरक्षण करना चाहिए। एक पंचायतों के जिस भी पंचायत में है तो उसकी जिम्मेदारी है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम यथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन करें। जो भी गरीब है, जो भी पिछड़ा है, SC ST है, अगर कमजोर है, उसे जरूरत है किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की, तो ग्राम पंचायत
जो भी मतलब जिनको जरूरत है उनका चयन करें और उनको उस लाभ का फायदा दिला सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण करें। जो राशन की दुकानें होती हैं, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोटा बोलते हैं, जो कोटा की दुकानें हैं, तो उनकी वितरण प्रणाली को चेक करें, सही से ढंग से वो बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, इस पर भी ध्यान दे। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। पंचायत क्षेत्र में सृजित अस्थायी परिसंपत्तियों का रख रखाव करे। जो भी ग्राम पंचायत में जैसे डिस्पेंसरी बनाई गई है, कोई मंदिर बनाया गया है, कोई शमशान घाट बनाया गया, पंचायत भवन बनाया गया, सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, तो इसका भी रख रखाव करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्रामीण पुस्तकालय, अगर गांव में कोई आपकी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो उसकी भी रख रखाव की जिम्मेदारी, और पुस्तकालय नहीं है तो बनवाने की कोशिश भी ग्राम पंचायत को करनी चाहिए। ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे जो यूथ है उनका विकास हो सके। अगर स्पोर्ट्स के माध्यम से करा रहे हैं तो वो भी सही है, या किसी भी माध्यम से उनका विकास करवा रहे हैं, उनका कल्याण करने की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, हर गांव में होना चाहिए। जिम्मेदारी दी गई है पंचायती अधिनियम द्वारा। ग्रामीण आवास योजनाओं लाभार्थियों का चयन करना है। जो भी जिनको गांव में जरूरत है, जिनके कच्चे मकान हैं, तो उनको आवास, जो सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी है उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत वो अगर लाभ ले सकते हैं तो उनको लाभ दिलाने की कोशिश भी ग्राम पंचायत को करनी चाहिए। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ हैं या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो भी आपके गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो उसका रिपोर्ट अगर वो बना रहे हैं तो प्रधान उसको सत्यापन करेगा। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। लघु सिंचाई लाभार्थियों का चयन करना है। जिनके पास कम जमीनें हैं आपके गांव में, उनका चयन करना है, और जो भी सरकार द्वारा लाभ मिल सके तो उनको दिलाना है भी, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ऊसर भूमि, जो मतलब बंजर भूमि है, खराब भूमि है, उनका सुधार योजना, उनको कैसे मेड़बंदी कराया जाए, संतलीकरण कराया जाए, जिसको उसपे बीज उत्पन्न हो सके, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी भी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जाएगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों के पश्चात ही अन्य कार्यों तथा पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियां, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। अगर गांव में ऐसी कोई संसाधन है, उपलब्ध है, तो उस प्रकार से इसे पुस्तकालय बनाया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, बाल विकास की तैयारी कराई जाएगी, सहकारी समितियां, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं किया जाएगा। ये फैसला कौन लेगा? तो जो आपका ब्लॉक है वो करेगा। ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स संसाधन का निर्धारण कौन करेगा? किस प्रकार से संसाधन उनके पास हो सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। जैसे मानव संसाधन होता है, वित्तीय संसाधन होता है, और खनिज संसाधन भी होता है। तो कैसे कैसे आपके गांव में संसाधन हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधन निम्नवत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के जो गांव है, ग्राम पंचायतें, उसमें क्या क्या संसाधन है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव संसाधन को। किसको देखेंगे? मानव संसाधन को। मानव संसाधन पंचायती राज एवं ग्राम विकास कर्मचारी गण जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रति 12 ग्राम पंचायतों पर कितने कर्मचारी हैं। जो सचिव है, ये कौन है सचिव? ग्राम पंचायत अधिकारी है या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है? दोनों को सचिव बनाया जा सकता है। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी को भी सचिव बनाया जा सकता है और ग्राम पंचायत अधिकारी को। जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है वो पंचायती राज का आदमी है, और जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो ग्राम विकास मंत्रालय का अधिकारी है। दोनों में फर्क यही है। ठीक है, दोनों का पोस्ट सचिव हो सकता है। तो प्रति 12 ग्राम पंचायत पर कर्मचारी सचिव कितने हैं? 2 हैं। मतलब 6 ग्राम पंचायतों पे एक सचिव अवेलेबल है। मतलब 6 गांवों पे एक सचिव है। तो समझिए हर गांव में एक सचिव भी नहीं हो पाया। मतलब सचिव की भर्ती और ज्यादा होनी चाहिए। और इनका कार्य क्षेत्र क्या है? तो ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य करना इनकी जिम्मेदारी है। हमने सचिव को देख लिया, अब देखते हैं हम सफाई कर्मी को। सफाई कर्मी कितने हैं? तो हर 12 गांव पे 18 सफाई कर्मी हैं। मतलब अगर हम देखें तो 1.5 सफाई कर्मी हर ग्राम पंचायत पे अवेलेबल हो पा रहा है। जो बड़े ग्राम पंचायत है उसमें 2 हैं, जो छोटे ग्राम पंचायत है उसमें 1 है, किसी में 3 है। किस हिसाब से है? किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो पंचायती राज मंत्रालय के अधीन आते हैं। उसके बाद रोजगार सेवक जो हैं,
वो कितने, हर 12 गाँव पे तो 10 हैं। इनका कार्य क्षेत्र क्या है, जो मनरेगा के कार्य होते हैं, जो जॉब कार्ड बनाना होता है उसको ये बनाते हैं रोजगार सेवक। जो रोजगार सेवक हैं ग्रामीणों को 150 दिन का रोजगार देने का काम करते हैं। इनका मंत्रालय कौन सा है, तो ये ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। और जो NRLM है, तो ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलता है सरकार द्वारा, उसके लिए काम करते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी हर गांव में अभी तक उपलब्ध नहीं है, इनका डेटा उपलब्ध नहीं है। योजना में उपलब्ध संसाधन के हिसाब से ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं, उनको देखते हैं। ये तो पंचायती राज और ग्राम विकास के थे। और कौन कौन है, तो प्रति 12 गांव पंचायत पे एनएम कितनी है, तो 12 है। एनएम कितनी है, तो 12 है। ये स्वास्थ्य संबंधी काम करती हैं, नर्स टाइप की हैं। हर 12 ग्राम पंचायत, 12 मतलब हर गांव पे एक अवेलेबल है। इनका विभाग कौन सा है, स्वास्थ्य विभाग है। कौन सा सरकार देता है, राज्य सरकार देता है। ठीक है, नर्सिंग मिडवाइफरी इन्हें बोलते हैं। उसके बाद एक गांव में आशा आशा है, जो संविदा पर इनका काम लगाया गया है। ये भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं, जैसे गर्भावस्था में जो महिलाएं उनका देख रेख करती हैं, आयरन की गोलियां बांटती हैं, पोलियो पिलाती हैं, ये सब संबंधित इनका काम है। ये भी 12 अवेलेबल है, मतलब हर ग्राम पंचायत पे एक अवेलेबल है। फिर AWW इनका विभाग है। ICDS ये मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्य हैं। ये 12 ग्राम पंचायतों पे 10 अवेलेबल है। उसके बाद तकनीकी सहायक संविदा पर अवेलेबल है, ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन। ये 24 अवेलेबल है, मतलब हर ग्राम पंचायत में 2 अवेलेबल है। इनका कार्य क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता करना। ठीक है, फिर LEO पशुपालन से संबंधित मंत्रालय से आए हुए हैं। ये एक है, हर ग्राम मतलब 12 ग्राम पंचायतों पर एक अवेलेबिलिटी है इनकी, बहुत कम अवेलेबिलिटी है। पशुपालन संबंधित है ये। साक्षरता प्रेरक क्या है, साक्षरता प्रेरक एक कर्मचारी है। ये साक्षरता एवं व्यक्तिगत विकास के लिए है। हर गांव में एक अवेलेबल है, वह साक्षर की ये बात करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। उसके बाद वित्तीय संसाधन, हमने अभी देखा मानव संसाधन को, अब देखते हैं वित्तीय संसाधन को कहाँ से कितना रुपया आता है। तो ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा धनराशि प्राप्त होगी। वित्त आयोग में केंद्रीय वित्त आयोग भी है और राज्य वित्त आयोग भी है। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग का जो आर्टिकल है 280 है, और राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल है 243I। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों से प्राप्त होती है। और कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इसको देखते हैं। स्वयं के संसाधन से, जैसे आपके गांव में जो भी संसाधन है, अगर कोई संसाधन है आपके गांव में, तो कोई संसाधन जैसे कुछ भी है, आप बेच रहे हैं, कोयला निकल रहा है, सरकार ले रही है, कुछ भी आपके गांव में संसाधन है। कोई संसाधन तो ऐसे हमारे गांव में दिखता नहीं है। उसके अलावा जो आपके गांव में व्यापार हो रहे हैं, उस पर अगर आप टैक्स लगाते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, गाड़ियों मोटरों पे टैक्स लेते हैं, तो आपके गांव में जो पैसा आएगा वो आपका स्वयं से के संसाधन से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि जो है, 15वां वित्त आयोग मतलब केंद्र सरकार द्वारा पैसा। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि जो राज्य सरकार दे रही है। उसके बाद राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली राशि, ये अब बहुत कम आता है, पहले थोड़ा ज्यादा आता था। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से चलाया गया है, इसके तहत ODF के लिए 12,000 रुपये शौचालय बनवाने के लिए आता था। अब लगभग हर गांव में ODF फ्री हो चुका है, तो ये पैसा भी कम आने लगा है। उसके बाद अंत्योष्टि स्थलों की विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, मतलब शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने के लिए जो पैसे आते थे। CC रोड और KC ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त जो धनराशि है। निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि जो है, पंचायत घर के निर्माण के लिए धनराशि आती है। और अन्य संसाधन यदि कोई है, मेन आप समझिए, जो सबसे ज्यादा पैसा आता है तो 15वें वित्त आयोग से भी आता है और राज्य वित्त आयोग से आता है। और CC रोड और KC ड्रेन के लिए पैसा आता है। और बाकी पंचायत घर हर गांव में बन चुका है, तो मेनली ODF के लिए पैसा आया था, वो भी हर जगह बन चुका है, कम पैसा आता है। सबसे बड़ा फंडिंग 15वें वित्त आयोग से है और राज्य वित्त आयोग से है। ठीक है, मनरेगा से है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध कराना। ये कौन बताता है कि आपकी ग्राम पंचायत में पैसा है, जो हमारे ब्लॉक होते हैं, जहाँ पंचायत समिति बैठती है,
राज्य पीआर पोर्टल व जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपयुक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा। वहीं से पता लगता है। ये जो क्लर्क लगते हैं ना ब्लॉक में, ये बता देते हैं कि आपके गांव के लिए इतना पैसा आया हुआ है। प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी पंचायत, जो एडीओ साहब हैं, एडीओ पंचायत जो है, को ईमेल के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। प्रधान को कोई नहीं बताता, क्योंकि प्रधान का डोंगल नहीं लगता, डोंगल लगता है ग्राम पंचायत अधिकारी का और ग्राम विकास अधिकारी का। वो उन्हीं का मेन साइन है पैसा निकलवाने में। तो जो एडीओ पंचायत होता है उसको ईमेल से पता लगता है कि आपका जो क्षेत्र है इसमें पैसा आया हुआ है। तो वह जो प्रत्येक जो अवेलेबिलिटी है हर 6 गांव पे, हर 6 ग्राम पंचायत पे एक सचिव की, तो वह उनको बताएगा एडीओ पंचायत की आपकी एरिया में पैसा आया हुआ है। पंचायत भवनों स्कूल में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे। जो भी पंचायत भवन है वहां पर एक बताई जाएगी कि इतना पैसा इस कार्य के लिए आया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ग्राम पंचायत सचिव लेगा। समस्त विभागों के असर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15वें एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा। तो सारा डिटेल ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा। और पैसा मेनली कहाँ से आ रहा है? 15वें वित्त आयोग केंद्र द्वारा और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक भवनों इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। पैसा तो आ गया 15वें वित्त आयोग से और चौथे वित्त आयोग से, लेकिन कैसे पता लगेगा पूरे ग्रामीणों को पैसा आया, किस कार्य के लिए आया, कितना आया? तो जिम्मेदारी बनती है कि जो पंचायत भवन का दीवार है या सूचना पट्ट है उस पर लिखा जाए कितने धनराशि किस कार्य के लिए आया हुआ है। लागत रहित विकास। ग्राम पंचायतों में विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए तो बिना लागत के किए जा सकते हैं। यह कार्य शैक्षिक सेवाएं एवं संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योगदान, कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से किया जा सकता है। इसके तहत नगद सम्मान तथा श्रमदान को सम्मिलित किया जाए। मतलब बिना पैसा लगाए हुए कुछ कार्य हो सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई एनजीओ है करा रहा है कार्य, शैक्षिक कार्य है या सामुदायिक कार्य है, तो उसको करवाना चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है और वहाँ के सचिव और प्रधान की भी जिम्मेदारी है। इसके बाद हमारा देखते हैं इस चैप्टर में छठा जो है पॉइंट है सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण कैसे होगा। जो सारे विभाग मिलकर एक साथ प्लानिंग कैसे करेंगे, वो पर्यावरण कैसे बनाया जाएगा, तो इस पे देखते हैं वातावरण कैसे बनाया जाएगा। सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के लिए प्रचार प्रसार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सहभागी नियोजन। सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खोजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगा। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा। वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक नुक्कड़ सभाएं कराई जाएंगी। जितने भी आपके गांव में वार्ड सदस्य हैं वो अपने अपने वार्ड में जो भी लोग रहते हैं उनका एक राय जानेंगे, उनका जो भी कष्ट होगा या कुछ भी विकास कार्य बता रहे हैं तो उनको सुनेगा। किसके माध्यम से? नुक्कड़ सभा करके सुन सकता है, उनके घर पे जाकर सुन सकता है, उसकी मर्जी है। महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों से संपर्क किया जाना, दीवार लेखन एवं स्पीकर से प्रचार प्रसार होगा। ठीक है। रैली एवं पदयात्रा होगा। संबंधित विकास की कार्यकर्ता जैसे आशा, एनएम, आंगनवाड़ी प्रेरकों आदि का उपयोग किया जाएगा इस कार्य के लिए। क्रांति रक्षा दल युवाओं, नेहरू युवा केंद्र कार्यकर्ताओं एवं भारतीय निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जाएगा। प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हर ग्रामीणों को इन लोगों की मदद ली जाएगी और प्रचार प्रसार करके उनसे पूछा जाएगा कि आप विकास योजना में अगर कोई सहयोग, कोई राय देना चाहते हैं तो दें। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी गण हैं, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। सहभागी नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, किस लिए कराया जा रहा है? समग्र विकास के लिए।
नियोजन की प्रक्रिया का आरंभ जमीनी स्तर से हो। विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के आधार पर हो। इस विकास प्रक्रिया में स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद इसी पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए अधिकार समुदाय हो, न कि अन्य किसी का। वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियां क्या करनी पड़ेगी? ऐसा वातावरण बनाने के लिए कि सब जुड़े, उससे सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं। देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। एक अच्छा वातावरण बने कि सब जुड़ सकें उस सहभागिता में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। जो मुख्य सचिव है, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का योजना किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव, सचिव ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। मतलब जितने भी ग्रामीण से संबंधित अधिकारी हैं उनको जुड़ना पड़ेगा और एक मीटिंग करनी पड़ेगी। उस हिसाब से वो बताएंगे कि किस प्रकार से सहभागिता से विकास हो सकता है, और हर गांव में फिर उस जो मीटिंग में तय किया जाएगा उसको फैलाया जाएगा। पारिस्थितिक विश्लेषण होगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाए, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्य का निर्धारण किया जाए। अब जो ग्राम सहभागिता का नियोजन हो रहा है, तो अब प्लान योजना बनने वाला है, ग्राम पंचायत विकास योजना बनने वाला है, उससे पहले एक विश्लेषण किया जाएगा। क्या ये जरूरी है? सबसे बातचीत की जाएगी। तो इसके लिए अब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। आधारभूत सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाएगा। सेक्टर है पेयजल व्यवस्था। पेयजल के स्रोत व संख्या, हैंडपंप, कुआं, तालाब, पाइप, वाटर सप्लाई आदि देखा जाएगा। वर्तमान स्थिति क्या है, कितने लोगों पर कितने हैंड पाइप है, कितने कुआं हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाया जाएगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगाया जाएगा। स्वच्छता शौचालयों की संख्या गिनी जाएगी। व्यक्तिगत, सामुदायिक, स्कूल, साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा कचरा निपटान, ठोस तरल पदार्थों का प्रबंधन कैसे हो रहा है, जो कूड़ा है उसका प्रबंधन कहाँ फेंका जा रहा है, कैसे फेंका जा रहा है, इसको ध्यान में देखा जाएगा। अगर कोई कमियां हैं तो उनके लिए विकास कार्य में एक नया योजना जोड़ा जाएगा। अगर कोई कमी नहीं है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा। अगला देखते हैं प्रकाश व्यवस्था, जो लाइट की व्यवस्था है। बिजली की पोलों की संख्या गिनी जाएगी, उनमें कितने पे लाइटों लगी हैं, कितने पे लाइट नहीं लगी, इसको गिना जाएगा। उनका रख रखाव किया जाएगा। घरेलू बिजली का जो बिल भुगतान है वो हर ग्रामीण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जो नहीं कर रहा है उसकी शिकायत की जाएगी, और जो भी कमियां बिजली के पोलों में, जहां बिजली नहीं पहुंचेगी, उसको पहुंचाने का भी कार्य के लिए एक योजना बनाई जाएगी, और उन संबंधित जो भी विभाग होगा उसको प्रेषित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कोटा है, राशन की दुकान है, राशन कार्डों की श्रेणियों संख्या चेक की जाएगी, कौन बीपीएल में है, कौन एपीएल में है, किनका नहीं बना हुआ, जिनका नहीं बना उनका बनवाना है। राशन दुकानों की संख्या और व्यवस्था को भी देख रेख करना है। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए नया योजना बनाना पड़ेगा। अंत्योदय स्तर कब्रिस्तानों का विकास हो गया है तो उसके रख रखाव को लिए जो भी योजना बनाया जा सकता है बनाई जाएगी। देखो, शिक्षा, स्कूलों की संख्या और प्रकार देखी जाएगी, कितनी प्राइमरी, कितने मीडियल स्कूल है, कितने हाई स्कूल, कितने इंटरमीडिएट स्कूल है। जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाई जाएगी, नहीं जरूरत होगी तो उतने पे रहने दिया जाएगा। शिक्षकों की संख्या की उपलब्धता अगर सही है तो सही है, अगर कम है तो उसको बढ़ाने जाने के लिए शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा, उसके बारे में भी योजना बनाया जाएगा। ड्रॉप आउट की स्थिति कारण क्या है, अगर बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है उसका कारण जानना है, क्यों जा रहा है। अगर उसे कोई कार्य करना पड़ रहा है तो उसको सरकार मदद करेगी कि वो पढ़ाई कर सके। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था करना, इसके लिए कोई भी योजना बनाई जानी हो तो बनाई जाएगी। अगर पार्क है तो उसका रख रखाव, पार्क की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी है। नहीं है तो वो पत्र लिखिए संबंधित विभाग को, उसके लिए भी योजना बनाई जाएगी।
नागरिक सेवाएं, जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर की कॉपी, विवाह रजिस्ट्रेशन आदि जो कार्य हैं ग्राम सचिव द्वारा की जाएंगे। इसकी अगर नहीं कर रहा है तो आप शिकायत करें और जरूर करेगा। लाइब्रेरी है तो उसका रख रखाव, युवाओं के खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता करने के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, ये था विश्लेषण करना कि क्या है हमारे गांव में, क्या नहीं है। नहीं है तो योजना बनाओ, और है उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार के लिए योजना बनाओ। अब देखते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना। अब सारा हमने विश्लेषण कर लिया। अब जो भी योजना बनाई गई है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। किस प्रकार से अंतिम रूप दिया जाएगा, किन किन का इसमें मतलब कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे, इसको हम देखते हैं। ग्राम सभा में आवश्यकता एवं कार्यों का प्राथमिकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। एक जो तकनीकी ग्रुप होगा ग्राम पंचायत को, उनको बुलाया जाएगा। बैठक में सचिव मतलब कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो भी हो, पंचायत अधिकारी हो, एडीओ साहब जो होंगे ब्लॉक से आएंगे, साथ सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्वशासी निकायों से भी प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किए जा सकते हैं। अब जो प्लान पूरा मतलब विश्लेषण हो चुका है, क्या होना है गांव में, कैसे होना है, प्लान बन चुका है। अब इसको अंतिम रूप देना है तो जो जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग से उनको बुलाया जाएगा। पंचायत पूरी बैठी होगी और ग्राम पंचायत सचिव होगा, उसके ईडीओ पंचायत साहब होंगे, उनके सामने फैसला लिया जाएगा अंतिम कि इस योजना को लागू करवाना है। ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लिए गए कार्यों की तुलना में 150% कार्य लिए जाएंगे। जितना भी धनराशि है उससे 150% अगर कार्य है तो उसको लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 9 कार्यों की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न लिए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आंकलन ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता तथा रिसोर्स इनवेलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो मतलब जो भी धनराशि अवेलेबल है उससे 150% कार्य लिए जाएंगे। मतलब अगर 1 लाख रुपए अवेलेबल है तो 1.5 लाख तक का काम हम उसमें योजना में तैयार करेंगे। फिर देखा जाएगा, कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जिनको करवाना जरूरी नहीं उस समय समझा जाएगा, तो उन कार्य को छाड़ लिया जाएगा और 100% 1 लाख रुपए का काम कराया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। फिर ग्राम पंचायत विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा के समक्ष चर्चा एवं अनुमोदन स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। जो भी विकास ड्राफ्ट बना, अब पूरा ग्राम पंचायत नहीं, अब ग्राम सभा को बुलाया जाएगा, उसके सामने उसकी चर्चा की जाएगी कि ये काम होना है, इसके बारे में आपका क्या राय है। तो पूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी, अनुमोदन और स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। जब ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात ग्राम सभा का स्वीकृति दे देता है काम को, तो कार्यों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी में वो कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे, और दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लॉक तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे। 2 प्रकार के काम होंगे इसमें। एक जो ग्राम का तुम्हारा सहायक पंचायत होगा, सहायक पंचायत, वो तैयार किया उसको काम कराया जाएगा। दूसरा जो कार्य है वो ब्लॉक के तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किया जाएगा, उसको कराना है। यदि तकनीकी अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का इन पैनलमेंट भी किया जाएगा, मतलब नई भर्ती की जाएगी अगर कहीं अवेलेबल नहीं है तो। ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसकी स्वीकृति दे देता है तो ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि जो आपके गांव का जो प्रशासनिक है वो ग्राम पंचायत हो। जितने भी सदस्य आपके वार्ड सदस्य हो, 15 हो, 13 हो, 11 हो, वही मतलब सरकार है उस गांव के। जैसे ऊपर लोकसभा राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है, उस प्रकार से वो ग्राम सभा का जो अधिकारी हैं वो ग्राम पंचायत है, एमएलए एमपी वही हैं। ठीक है, उनके समक्ष रखा जाएगा। फिर वो उनको जो करना होगा, जिस प्रकार से उसे एक्सेप्ट करना होगा वो करेंगे। उसके बाद देखते हैं 9वां पॉइंट है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति।
प्रशासनिक स्वीकृति से मतलब ग्राम पंचायत स्वीकृति से है, तकनीकी मतलब उसी ग्राम पंचायत और ब्लॉक में जो अधिकारी हैं तकनीकी से संबंधित उनको दिखाया जाएगा। ₹50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। 50,000 तक का अगर कोई काम है तो ग्राम पंचायत ही उसे स्वीकृति दे देगा, कार्य योजनाओं को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा। उसके बाद 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतलब एडीओ जो पंचायत है वो 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का कार्य का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी एडीओ कर सकता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का कार्य योजना अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? डीपीआरओ द्वारा। डीपीआरओ होता है विकास भवन में, ये विकास भवन में होता है, ग्राम विकास मंत्रालय के तहत अधिकारी है डीपीआरओ। उसके जरिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाएगा। और 5 लाख से ऊपर की कार्य योजना का अनुमोदन कौन करेगा? इसकी कार्य योजना का अनुमोदन केवल जिला अधिकारी डीएम कर सकता है 5 लाख के ऊपर तक का। ठीक है, इसको याद करिएगा। 50,000 तक तो ग्राम पंचायत खुद कर सकता है, प्रधान खुद कर सकता है। 50,000 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत और 2.5 लाख से 5 लाख तक डीपीआरओ और अगर 5 लाख से ऊपर का कार्य योजना है तो उसकी अनुमोदन कौन करेगा? तो जिलाधिकारी करेगा। बिंदु 2 से संबंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा और बिंदु 3 से 4 तक के संबंधित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। इनका भी तय है, परीक्षण अभियंता जिला पंचायत करेगा और तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब योजना बन गया, योजना पास भी हो गई, अधिकारियों के पास भी चली गई। तो योजना उपरांत प्रबंधन, अब मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन तथा सुशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रबंधन में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और जो भी विभाग संबंधित है जैसे ग्राम विकास है वो मार्गदर्शिका तैयार करेगी और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस प्रकार से वो काम करें। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह तथा खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। किसके द्वारा? जो ऊपर के अधिकारी हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जो हमने वीडियो में पढ़ा 6 समितियां होती हैं, उनको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। संबंधित विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाएगा ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके। जितने भी ग्राम पंचायत के कर्मी हैं योजना के निर्माण कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु उन्हें मतलब एक निर्गत किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको अंकित करें और मूल्यांकन कर सके। उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट का प्रावधान किया जाएगा। मतलब बीच बीच में सोशल ऑडिट कराई जाएगी सरकार द्वारा कि जो भी कार्य हो रहा है, कार्य विकास योजना में कार्य हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। अगर कोई गलत पाया जाता है तो इसके ऊपर प्रधान और सचिव के ऊपर गाज गिर सकती है। विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। विकास खंड अधिकारी मतलब बीडीओ और विभिन्न स्तर जैसे डीपीआरओ हो गए, इन सब द्वारा जांच किया जाएगा किसी भी जो भी कार्य विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं। ठीक है, अब इतना कार्य हो गया, जांच हो गया, प्रबंधन हो गया। अब नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है? जो कार्य चल रहे हैं एक कौन सी वेबसाइट पे, कौन वेबसाइट इनको कार्य देखेगा, कैसे देखेगा? तो प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर www.planningonline.gov.in पर ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुसरण किया जाएगा। एक सॉफ्टवेयर तो हो गया प्लानिंग ऑनलाइन। ठीक है, एक्शन सॉफ्टवेयर कौन सा? रिपोर्टिंग ऑनलाइन gov.in पर हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा। ये सब विवरण कौन, आप सोच रहे हैं कौन करेगा? तो जो ब्लॉक में क्लर्क बैठते हैं जिनके विभाग के तहत जो भी काम गांव में हो रहा होगा
वो सब कार्य इस साइटों पर फिट करेंगे जैसे गवर्नमेंट को पता चल सके। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों को तकनीकी सेवाएं सहयोग प्रदान करेगी। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन होगा जो पंचायतों को तकनीक सहयोग, उनको कुछ पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना कार्य हुआ। फिर देखते हैं राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। ठीक, एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा। एक क्षेत्र पंचायत लेवल पे भी बनाया जाएगा, एक ग्राम पंचायत के लेवल पे भी तकनीकी अधिकारी का प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा। जनपद स्तर पे कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करेंगे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत को सीधे ई ट्रांसफर से उनके खाते में हस्तांतरित ट्रांसफर करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जो भी धनराशि आना है सीधे ई ट्रांसफर से आएगा, कैश में कोई काम नहीं होना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ तक वीडियो गांव में कैसे कैसे विकास कार्य जो योजना बनाई जाती है किस तरीके से बनाई जाती है, सहभागिता नियोजन होता है, फिर सरकार के अधिकारियों की क्या भूमिका रहती है, फिर उसको किस प्रकार से तकनीकी जो अधिकारी हैं उसको कैसे पास करते हैं, ग्राम सभा का क्या रोल होता है, ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है, इन सबको हमने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो को हमने समझा। और ये हमारा 5वां टॉपिक था 10 मार्क्स का जो चैप्टर है विकास योजना, विकास वित्तीय स्रोत का, इसको हमने देखा। तो ये 5वां टॉपिक था। कल हम एक और टॉपिक करेंगे 6ठा टॉपिक, उसके बाद 250 MCQ लेके आएंगे जिससे पूरा 10 मार्क्स का जो चैप्टर है इसको हम क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है, कर देंगे। कल परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा MCQ के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप तक अभी आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबाइएगा जैसे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। इससे बेस्ट कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद तब तक के लिए।